8वें वेतन आयोग का कार्य किस स्टेज तक पहुंचा है और कब तक रिपोर्ट आने की संभावना है? पूर्व सैनिक संगठन एवं अलग अलग कर्मचारी संघों ने क्या क्या मांग रखी है उसके ऊपर बात करेंगे। और न्यूनतम सैलरी क्या होगी और फिटमेंट फैक्टर क्या होने की संभावना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ पे। और आज हम कुछ खास बात करने वाले हैं। 8वें वेतन आयोग पे अपडेट क्या है, रिपोर्ट कब तक आएगी, न्यूनतम सैलरी क्या होगी और फिटमेंट फैक्टर क्या होने की संभावना है, हर एक पॉइंट को अपडेट करेंगे। साथियों, आप सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं या केंद्रीय कर्मचारी हैं या सेवारत केंद्रीय कर्मचारी हैं और आप 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, तो यह पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद देखिए, अपने साथियों तक शेयर करिए। साथियों, अब हम बात की शुरुआत करेंगे 8वें वेतन आयोग के रोड मैप पे। शुरुआत, आयोग की प्रगति, समय सीमा, संघों के प्रस्ताव जो विभिन्न कर्मचारी संगठन और पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से वेतन आयोग के पास पहुंचा है, और प्रोग्रेस क्या है, इन सभी बातों पे आज चर्चा करेंगे। आज हम शुरुआत करने वाले हैं बेसिक से कि 8वें वेतन आयोग की शुरुआत कहाँ से हुई, प्रोग्रेस क्या है और आगे कब तक आने की संभावना है। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग की जो समय सीमा है, 3 नवंबर 2025 को आयोग का गठन किया गया, जो केंद्र सरकार के आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना जारी करने के बाद शुरू हुआ और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना देसाई के नेतृत्व में संस्था का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया। इसके ऊपर पूर्व सैनिक संगठन और विभिन्न सरकारी गैर सरकारी जो संगठन हैं, उनसे उनकी डिमांड मांगी गई और 15 जून 2026 तक ये डिमांड की डेट थी। उसके बाद सभी संगठन, महासंघ और लाभार्थियों से सुझाव और प्रक्रिया एकत्र करने का कार्य पूरा हो गया। 15 जून 2026 तक 8वें वेतन आयोग की टीम भी कई शहरों में विजिट किया। हमारे कई पूर्व सैनिकों ने भी अपनी तरफ से ज्ञापन दिया। अब इसका जो तीसरा फेज था, क्षेत्रीय परामर्श बैठक, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोलकाता और भुवनेश्वर सहित देश के प्रमुख क्षेत्रों में पे कमीशन की तरफ से हितधारकों के साथ, जो पूर्व सैनिक हैं या केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं, उनके साथ बैठक की गई, समीक्षा की गई, उनसे ज्ञापन लिया गया, उनकी डिमांडों पे गौर करने का आश्वासन दिया गया। 18 महीने की तय समय सीमा अप्रैल 2027 को कंप्लीट होगी और पे कमीशन को 18 महीने के अंदर अप्रैल 2027 में अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखना है, ताकि सरकार जल्द से जल्द उसके ऊपर विचार करके पे कमीशन को लागू कर सके। साथियों, सबसे ज़्यादा आप लोग के जो कमेंट्स आते हैं, चाहे कॉल आते हैं, फिटमेंट फैक्टर के बारे में। तो आज हम बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर के बारे में। संगठन का नाम है बीपीएमएस, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, जिन्होंने 4.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जो हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर की मांग बीपीएमएस की तरफ की गई है, जिसके अनुसार जो न्यूनतम सैलरी होगी 72,000 होगी। अब हम आगे बात करेंगे AIDF NCJCM की तरफ से 3.833 की मांग की है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और न्यूनतम जो वेतन होगा वो 69,000 होगा। जो अगली प्रमुख डिमांड है, FNPO राष्ट्रीय डाक संगठन की तरफ से 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है, जिसके अनुसार प्रस्तावित न्यूनतम वेतन 58,500 होगा। जो अगली प्रमुख डिमांड है, AITUC FVA संयुक्त ट्रेड यूनियन की तरफ से है, जो न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 3.0 की मांग की गई है, जिसके अनुसार न्यूनतम वेतन सैलरी 54,000 रुपया पर मंथ होगा। साथियों, फिटमेंट फैक्टर पे आगे हम बात करेंगे। न्यूनतम प्रस्ताव जो गया है 3.0, जिसके अनुसार न्यूनतम सैलरी 54,000 होगी।
जो औसतन है 3.53 का, उसके अनुसार 63,540, और जो अधिकतम फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है 4.0, जिसके अनुसार 72,000 मिनिमम सैलरी होगी। अब हम बात करेंगे जो 7वें वेतन आयोग में जो न्यूनतम जो वेतन था लेवल 1 का, वो 18,000 था। अब हम बात करेंगे कि अगर न्यूनतम प्रस्ताव भी स्वीकृत होता है 3.0, तो 7 पे कमीशन में जो सैलरी न्यूनतम थी 18,000, वो 54,000 हो जाएगी। साथियों, हम बात करेंगे बकाया राशि के भुगतान की। तो पे कमीशन को जनवरी 2026 से लागू होना था, जो ऑलरेडी डिले है। अगर मैं 20 महीने का एरियर की बात करूं, तो जो बेसिक न्यूनतम पे की हम बात करेंगे, जो 7वें वेतन आयोग में 18,000 था, तो अगर हम न्यूनतम पे मैट्रिक्स की बात करेंगे या फिटमेंट फैक्टर की बात करेंगे 3.0, तो उसके अनुसार 54,000 होगा। उसके ऊपर जो डी आता है, अलाउंसेस आता है, उसके बाद जो भी प्रस्तावित 20 महीने का एरियर होगा, उस पर सरकार कब भुगतान करेगी, कितना टाइम लगेगा और कब से ये लागू होगा, एक कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और आप लोग भी इस सवाल को सबसे ज़्यादा हमसे पूछ रहे हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको उसका जवाब दे सकें। इसमें एक और फैक्टर मैं ऐड करूंगा कि पहले परिवार में क्या होता था, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे को हम एक परिवार लेके चलते थे। लेकिन सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार वर्तमान समय में महंगाई सूचकांक और 5 सदस्यों के मिनिमम परिवार की हम बात करेंगे, उसमें माता पिता को भी शामिल किया गया है कि पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता को हम लेते हैं, तो 5 लोगों के जीवन स्तर को सुचारू रूप से चलाने, फाइनेंशियल एक्सपेंस और बाकी लायबिलिटी के अनुसार इस पे कमीशन में ऐड ऑन करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। एक बहुत बड़ा फैक्टर है वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, जिसके अनुसार जो माता पिता बुजुर्ग हैं, जिनकी मेडिकल और बाकी एक्सपेंस बढ़ जाता है, उसको भी पारिवारिक खर्चे में देखने और समझने की ज़रूरत को महसूस किया गया है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक आदेश है कि कर्मचारियों के जीवन स्तर और सम्मानजनक जीविका सुनिश्चित करने हेतु वेतन समीक्षा को आवश्यक बताया गया है। साथियों, तो करंट स्थिति है कि 8वें वेतन आयोग पे कार्य लगातार चल रहा है, मेमोरेंडम जमा हो चुका है, डेटा कलेक्शन पूरा हो चुका है, जिसके ऊपर वेतन आयोग की टीम एनालिसिस कर रही है, काम कर रही है। वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार उसके ऊपर विचार करेगी कि एरियर कब से देना है और क्या फिटमेंट फैक्टर होगा। अगेन मैं बात करता हूँ कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, आप लोगों की दिल की आवाज़ है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 3.0 की मांग की गई है और मैक्सिमम 4.0 की, तो इनके बीच भी अगर फिटमेंट फैक्टर आता है तो लगभग 3.533 आने की संभावना है। साथियों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके अनुसार फिटमेंट फैक्टर क्या होना चाहिए। जो महंगाई की दर चल रही है, जो परिवार की, जो हमने बात किया कि माता पिता बुजुर्गों को भी इसमें ऐड ऑन किया गया है, तो इस 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होना चाहिए। दोस्तों, आज की अपडेट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, विशेषकर कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। एक बार साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।